नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूँ। इन्होंने पूछा है कुंडली में आईएएस अफसर बनने के योग और बताया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, कब तक बनने के योग है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज की ज्यादा चांसेस हैं या फिर अरेंज मैरिज के, और विदेश यात्रा के योग कैसे हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है आगे, और करियर मेरा कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ कहते हैं कि उपाय जरूर बताएं जो कि मैं हर वीडियो में वैसे भी बताता हूं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि यहाँ पर इनकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की बन रही है और चंद्रमा देखा जाए यहाँ पर तुला राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है यहाँ पर कर्क लग्न और तुला राशि की। कर्क लग्न, कर्क लग्न के लोग भावना प्रधान होते हैं, तेज दिमाग होता है इनका, लेकिन मन शांत नहीं रहता। मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, मन इधर उधर भागता रहता है। बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, अच्छे विचारों के होते हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे लोग यदि मेहनत करें, टिक करके मेहनत करें तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा कि टिक करके मेहनत करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इनका जो मन है वो अस्थिर रहता है, एक चीज के ऊपर लग करके कार्य नहीं कर पाते हैं। कई बार यदि एक चीज के ऊपर लग करके ये कार्य करें तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह बनता है। मंगल यानी कि सबसे पराक्रमी ग्रह, जो सब नवग्रह में जो सबसे पराक्रमी ग्रह है वो है मंगल और वो इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है। तो यदि ऐसे लोग ठान लें, जिद बना लें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो ऐसे लोग पूरा नहीं कर सकते। लेकिन भावना प्रधान होते हैं, कई बार इस भावना प्रधान होने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए इनको। सीधे लग्न की तरफ चलते हैं। लग्न का मान बहुत अच्छा है, 12 डिग्री का लग्न है, लग्न बलवान माना जाएगा। राहु देखा जाए द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, 24 डिग्री का यहां पर राहु है और राहु यहां पर देखें सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं और 25% का बलाबल है, मृत अवस्था में एंटर कर चुके हैं राहु देव, तो दृष्टि का बल काफी कम हो जाएगा। और यहाँ पर राहु जो है द्वितीय भाव में बैठ करके वाणी को थोड़ा कड़वा करेगा, वाणी को थोड़ा कड़वा करेगा और यहाँ पर बैठा हुआ राहु धन को लेकर स्टेबिलिटी कम कर देगा। क्यों स्टेबिलिटी कम करेगा? क्योंकि राहु केतु भ्रम की स्थिति देते हैं, टिक करके एक जगह नहीं रहने देते चीजों को। तो यहां पर बैठा हुआ राहु धन तो देगा, ऐसा नहीं है कि धन नहीं देगा, लेकिन वो धन हो सकता है कई सोर्सेज से आए लेकिन उसको सेव करने में परेशानी हो। यहां पर देखा जाए राहु बैठ करके वाणी को थोड़ा सा खराब जरूर कर सकता है। आपको अपने घर वालों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है कई बार घर वालों के साथ संबंध, फैमिली रिलेशन खराब कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य देखा जाए तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए, तो सूर्य भी कोई यहाँ पर ना केंद्र में है ना ही त्रिकोण में है, कोई बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की नहीं है। तो यहाँ पर राहु जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है इन चीजों में जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको धन जरूर देगा। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो, लीगल मैटर्स भी हो, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टियों की बात करें, फिर से बता दूं, दृष्टि का बल बहुत कम, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, रोग ऋण शत्रु संबंधित आपको परेशानी देगा राहु, क्योंकि नीच की दृष्टि होगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अपनी दशा अंत दशा में आपको स्वास्थ्य की परेशानी और अचानक से थोड़ा बहुत नुकसान धन संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित दे सकता है और ससुराल पक्ष के साथ संबंध खराब भी कर सकता है। और राहु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर जो जाएगी वो करियर को लेकर के थोड़ी सी परेशानी और अनस्टेबिलिटी दे सकता है सिर्फ अपनी दशा में, लेकिन दोहरा दूं इसकी दृष्टि ना के बराबर प्रभावी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं
और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बुध 10 डिग्री के साथ है, अस्त है बुध। मैंने सी लिखना नहीं लिखा है यहाँ पर सी, लेकिन कंबस्ट है यहाँ पर बुध। और कई बार बताया है कि बुध कंबशन में भी रिजल्ट्स देता है, इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के साथ अस्त हो जाए फिर भी रिजल्ट्स अच्छे देता है। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर। और सूर्य देखा जाए यहाँ पर कौन है, तो धन भाव, वाणी भाव, पैतृक संपत्ति भाव के स्वामी ग्रह तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए। तो हो सकता है कि आपको इन चीजों से जुड़ी हुई चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़े, क्योंकि तीसरा भाव होता है साहस पराक्रम मेहनत का। खूब मेहनत करिए, खूब सारा धन कमाइए। सीधा सा मैं आपको एक बात बताता हूं, खूब मेहनत करिए, खूब सारा आप धन कमाइए। यहां पर देखा जाए सूर्य को बैठे हुए जरूर है बुध के साथ, लेकिन सूर्य कैसा है, तो नीचा रोही है, मतलब नीचता की तरफ जा रहा है, मतलब कि नीच वाले राशि की तरफ बढ़ रहा है। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो ये नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य थोड़े से वीक जरूर हो जाते हैं। हालांकि तीसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा, और साथ ही साथ जो है आप यदि मेहनत करते हैं, बहुत लाभ आपको ये देने वाला होगा। सूर्य यहाँ पर अपनी दृष्टि से देखेंगे कुंडली के भाग्य भाव को, भाग्य में ये सूर्य वृद्धि कर देगा साहस पराक्रम से। आप चाहें तो अपने भाग्य का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। हायर एजुकेशन का योग यहाँ पर जो सूर्य देव है वो बना देंगे। तो अच्छी स्थिति है, कुछ पॉजिटिविटी है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है सूर्य की। बुध यहाँ पर 10 डिग्री का है, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं बुध, अपने ही घर में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। अस्त के जरूर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बुध रिजल्ट देगा। यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत जबरदस्त कर देगा, आपके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी दे सकता है यहाँ पर बैठा हुआ बुध। छोटे भाई या बहन है उनके साथ संबंध ये बहुत अच्छा कर देगा आपका। और यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कुंडली के 12वें घर के बल को भी बढ़ा देंगे। 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, विदेश का खर्च का, तो कहीं ना कहीं खर्चों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, विदेश की यात्राएं बढ़ा सकते हैं। दृष्टि की बात मैं नहीं करूंगा बुध की, क्योंकि अस्त के हैं तो दृष्टि का बल थोड़ा छिन्न होगा, लेकिन जिस भाव में बुध बैठा हुआ है उस भाव के रिजल्ट तो ये बहुत अच्छे से देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। लग्नेश चंद्रमा उठ करके यहाँ पर चतुर्थ भाव सुख भाव में आकर के बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव होता ही ये सुख का, लग्नेश यानी कि शरीर भाव का स्वामी ग्रह उठ करके सुख भाव में आकर के बैठ गया है। निश्चित रूप से ये आपको जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाला होगा। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको देने वाला होगा। मकान का सुख, वाहन का सुख, ऐश्वर्य का सुख, हर प्रकार से आप चाहे तो लग्जरियस लाइफ जिसको कहते हैं आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और तो और यहाँ पर देखें तो शुक्र जो है वो अगले ही घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि चंद्रमा और शुक्र के बीच में तात्कालिक मैत्री है, तो ये भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। चंद्रमा आपको लाभ दे जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए 22 डिग्री का चंद्रमा है, और चंद्रमा भी जो है वो नीचा रोही है। चंद्रमा नीचा रोही है, 8 नंबर की राशि में चंद्रमा भी नीच के हो जाते हैं, तो चंद्रमा भी यहाँ पर नीचा रोही है, तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा को थोड़ा सा वीक जरूर कर देता है। और यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा के पास बल करीब 50% का होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस चंद्रमा को थोड़ा सा और बलवान करें, उपाय मैं आपको बता दूंगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, और कहीं ना कहीं करियर के ऊपर चंद्रमा दृष्टि डालेंगे, करियर में आपको लाभ दिलवा देंगे। और निश्चित रूप से आपको करियर में आप चाहते हैं कि आपको नेम फेम मिले, मान सम्मान मिले, ये सब कुछ आपको चंद्रमा दिलवाने वाले होंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, माता से विशेष लाभ और विशेष सुख आपको ये चंद्रमा देने वाला होगा। हो सकता है कि आप अपनी माता के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, और यदि कहीं कुंडली में शुक्र अच्छा हो गया तो जबरदस्त स्थिति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का भाव कहते हैं इसको। और यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति हुई है। अभी जस्ट मैंने कहा कि ये लव रोमांस का भाव होता है, और शुक्र और मंगल की युति पंचम भाव में हो रही है। निश्चित रूप से ये आपको लव रोमांस की तरफ लेकर के जाएगा, उसमें सफलता भी प्राप्त करवाएगा। मंगल यहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठे हुए, वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं। 10 डिग्री का मंगल अपने ही घर में विराजमान है। जबरदस्त स्थिति है यहाँ पर, अच्छा बलाबल है, 50% से भी ज्यादा बलाबल के साथ यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं। और मंगल यहाँ पर वृद्ध अवस्था के कहलाएंगे। मंगल इस कुंडली का मैंने बताया था कि सबसे योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो पंचमेश भी है और कर्मेश भी, यानी कि करियर प्रोफेशन भाव और पंचम भाव शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठ करके इस भाव की भी योगों में वृद्धि कर देंगे, पॉजिटिविटी में वृद्धि कर देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स में। और 10वां भाव से इनका केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, ये भी बहुत जबरदस्त स्थिति है, तो उसमें भी ये आपको लाभ करवा देंगे। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको
शिक्षा, संतान और लव रोमांस, इन सब में सफलता दिलवाने वाला होगा। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देगा, आपके दिमाग दिमाग को तेज बनाएगा, एजुकेशन में आपको सफलता देने वाला होगा, संतति भी आपकी बढ़िया होगी और प्रथम संतति पुत्र हो, इसके चांसेस कई गुना अब बढ़ गए। यहां पर देखा जाए मंगल बैठा हुआ है, इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ना ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि जो पड़ रही है मंगल की, वो चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बना देती है, उससे आपको सावधान रहना है मंगल की दशा में। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, लाभ में ये मंगल वृद्धि करने वाले हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। मंगल की दृष्टि खर्च भाव, विदेश भाव पर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं और विदेश जाने पर आपका धन भी व्यय हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पर मंगल की दशा चलती है तो धन का थोड़ा व्यय ये आपको करवाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि मंगल की दशा अंतर्दशा जब भी आपकी चलेगी, वो समय आपके लिए योग कारक रहेगा, वो समय आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन पीरियड रहेगा। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर 2 डिग्री का है और बल बहुत कम हो जाएगा शुक्र के पास, क्योंकि ये मृत अवस्था के है। इस कुंडली में शुक्र कौन है, तो वो सुखेश है और लाभेश है। इस कुंडली में शुक्र ना कारक है ना मारक है, वो एक समग्रह है और त्रिकोण में आकर के बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है, लाभेश त्रिकोण में बैठा हुआ है। यदि इसको थोड़ा सा भी बल दे दिया जाए तो यहां पर देखें तो शुक्र की दृष्टि अपने ही घर के ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपके लाभ में वृद्धि करने वाला है। वैसे भी त्रिकोण में आकर के शुक्र बैठे हुए हैं, जबरदस्त स्थिति है। ये जीवन में जो है कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि कर देंगे और लाभ में भी ये वृद्धि करने वाला होगा। पंचम भाव जो होता है वो क्रिएटिविटी का भी होता है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी आपके अंदर देने वाला होगा, कोई ना कोई कला दे देगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर बुध उच्च का बैठा हुआ है, वो भी व्यक्ति को आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, ये भी आपको आर्टिस्टिक क्वालिटी देने वाले होंगे। तो बढ़िया स्थिति है यहाँ पर शुक्र का बैठना, अच्छी बात है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को विशेष रुचि देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दृष्टि की बात मैंने नहीं की, आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहाँ पर 18 डिग्री का है, बल बहुत अच्छा है गुरु के पास। गुरु यहाँ पर नीच की राशि में भी है और वक्री भी है। इस कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु है कौन, तो गुरु यहाँ पर षष्ठेश है और भाग्येश है, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, इन सब भाव के स्वामी ग्रह हैं और साथ ही साथ वो भाग्येश भी है, हायर एजुकेशन भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। और जाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वो नीच की राशि में है। तो सबसे पहले गुरु नीच का हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि क्या गुरु की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो गुरु की नीचता भंग हो रही है, क्योंकि चंद्रमा लग्न से केंद्र में विराजमान है। चंद्रमा वो ग्रह है जिसकी राशि में गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं और वो चंद्रमा केंद्र में विराजमान है, तो काफी हद तक गुरु की नीचता यहाँ पर भंग मानी जाएगी। और वैसे भी आप देखें तो शनिदेव जो है और गुरु जो है, इन दोनों के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, राशि का परिवर्तन हो रहा है, तो कोई भी ग्रह एक दूसरे को घर को खराब नहीं कर पाएगा। और तो और ये जो राशि परिवर्तन है ये महाराशि परिवर्तन कहलाता है, ये शुभ राशि परिवर्तन है, क्योंकि एक केंद्र घर और एक त्रिकोण भाव के बीच में यह राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम महाराशि परिवर्तन कहते हैं। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, वक्री भी है, क्या लाभ क्या नुकसान। देखिए गुरु की दशा हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकती है, हो सकता है कि आप विवाह अपनी मर्जी से करें और इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि आप विवाह अपनी मर्जी से करेंगे। बहुत ज्यादा आपके लिए मायने नहीं रखेगा कि आप मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। सामने वाला मतलब कि आपके घर परिवार वाले क्या सोचते हैं उस रिश्ते के बारे में, ये बात आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी। आप ट्रेडिशंस को तोड़ करके भी विवाह कर लेंगे, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। गुरु की निजता भंग हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि विवाह सोच समझ करके करें, कुंडली मिलान करके करें। लव मैरिज के तो योग है ही है कुंडली में, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। सप्तम भाव में गुरु जरूर है लेकिन वक्री है। और तो और यहां पर बैठा हुआ जो गुरु है भाव नाश करेगा, गुरु भाव नाश करेगा, तो कुंडली मिलान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सप्तम भाव में गुरु अकेला बैठा हुआ है, भाव नाश जरूर करेगा, तो पत्नी के साथ कलह की स्थिति ये दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुंडली जितनी अच्छे से मैच होगी, स्थिति उतनी ही बेहतर रहेगी आपके लिए। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ वगैरह में वृद्धि कर देंगे, कोई खास परेशानी ये आपको नहीं देने वाले हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर देंगे, ये व्यक्तित्व को बढ़िया करने वाले होंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको ज्ञान देने वाला होगा ये गुरु। और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, साहस पराक्रम में भी ये गुरु वृद्धि कर देगा। तो कहने की बात यही है, जो सार बनता है वो ये है कि विवाह
थोड़ा सा सोच समझ करके, कुंडली मिलान करके और दिमाग लगा करके करेंगे तो बेहतर होगा। अब मैंने दिमाग लगा करके क्यों बोला? क्योंकि आप भावना प्रधान हैं। आप भावना प्रधान है तो कहीं आप गलती ना कर बैठे और आगे जाकर के आपको पछताना ना पड़े, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी बुद्धि आप जरूर लगाएंगे। और आप बहुत बुद्धिमान हैं। वैसे भी कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं। और आपका तो बुद्ध भी उच्च का है, आपका तो बुद्ध भी उच्च का है और बुधादित्य योग बना रहा है, तो दिमाग तो भरपूर दिया है भगवान ने आपको। लेकिन इमोशनल होने के चक्कर में आप नुकसान अपना ना करा बैठे, कम से कम मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, कुंडली मिलान करके सोचें, कर लेंगे। जिनसे विवाह करना चाहे उनसे करें, लेकिन चीजों को देखभाल करें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। केतु यहां पर 24 डिग्री का बैठा हुआ है। ये भी यहां पर मृत अवस्था के हो जाएंगे, बहुत बलाबल नहीं है। अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है तो ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी परेशानी दे दे ये। हालांकि शनि जरूर इस भाव से द्वितीय जाकर के बैठे हुए, तो परेशानी कोई खास आपको होने वाली नहीं है। केतु यहां पर बैठ करके अध्यात्म में रुचि दे सकता है। केतु यहां पर बैठ करके जीवन के गूढ़ रहस्यों के पीछे आपको लेकर के जा सकता है, कहीं ना कहीं आपको इस तरफ जाने की इच्छा देगा। अष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में, 12वें भाव में जब केतु बैठते हैं, और कई बार तो लग्न में भी जब केतु बैठते हैं, तो व्यक्ति को इन चीजों में रुचि दे देते हैं। केतु की दृष्टि यहां से पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। फिर से वही वाली बात बोलूंगा कि दृष्टि का बल नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, धन का व्यय करवा सकते हैं और अध्यात्म की तरफ थोड़ी सी रुचि आपको दे सकते हैं। मन कई बार आपका विचलित कर सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी और धन का ध्यान रखेंगे। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, चंद्रमा को देखेंगे, थोड़ा सा आपके मन को डिस्टर्ब करने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में विराजमान है और यहां पर शनिदेव त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हैं। अच्छी स्थिति है यहां पर शनि की। शनि 23 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। 50% का बलाबल है शनि के पास। सम राशि बनती है, कुमार अवस्था का ये शनि माना जाएगा। वक्री है शनि, कई बार बताया है कि शनि एक पापक ग्रह है, वक्री होते हैं तो अच्छी स्थिति है। डिले वगैरह में कमी कर देंगे, जीवन में कम डिले देंगे आपको, मतलब कि आपके कार्य थोड़े से जल्दी बनेंगे। यहां पर बैठा हुआ है शनि, कई बार भाग्य में विलंब करता है। अब जितना विलंब ये कर सकता था उससे कम विलंब करेगा, क्योंकि ये वक्री है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर शनि बैठ जाए तो भाग्य में थोड़ा विलंब तो ये देता है। यहां पर बैठे हुए हैं शनिदेव। शनि इस कुंडली में कौन है? सप्तमेश है और अष्टमेश है। इस कुंडली में शनिदेव मारक ग्रह है। शनि और बुध इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए, सप्तम भाव पत्नी भाव का स्वामी ग्रह बनता है शनि, पार्टनर भाव का स्वामी ग्रह बनता है शनि, उठ करके त्रिकोण में भाग्य में आकर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं, दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य जागृत जरूर होगा, या फिर पत्नी के आने के बाद आपको भाग्य का और ज्यादा लाभ देखने को जरूर मिलेगा। यहां पर बैठा हुआ जो शनि है, कहीं ना कहीं आपकी भाग्य में वृद्धि करेगा। थोड़ा विलंब से करे, लेकिन शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ शनि निश्चित रूप से इस भाव की वृद्धि करेगा, तो भाग्य का सुख आपको देखने को मिलेगा, भाग्य से लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर देखा जाए, अष्टम भाव जो कि आयु का भाव होता है, उससे द्वितीय जाकर के बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से लाभ और आयु से लाभ, यानी कि आयु को थोड़ा अच्छा कर देना, ससुराल पक्ष से भी थोड़ा बहुत लाभ ये शनिदेव करवाते रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, तो लाभ स्थान को देखेंगे, मित्रवत दृष्टि है, कोई विशेष परेशानी आपको नहीं देने वाले हैं। लाभ में भी ये शनि कोई खास कमी नहीं करने वाला है। शनि की दृष्टि देखा जाए, देखिए कोई खास कमी इसलिए मैंने बोला क्योंकि शनि मारक ग्रह है, जहां देखेंगे वहां कुछ कमी करेंगे। लेकिन मित्र घर को देख रहे हैं, मित्र राशि को देख रहे हैं, तो ये कह देना कि लाभ में बहुत कमी करेंगे, ये उचित नहीं होगा। तो शनि यहाँ पर लाभ में कोई कमी नहीं करने वाले हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, मित्र के घर को देखेंगे। लेकिन सूर्य भी तो है वहां, सूर्य वहां बैठा हुआ है। सूर्य ऑलरेडी मैंने बताया था कि नीचा हुई है, तीसरे भाव में जरूर है, तीसरे भाव में सूर्य वगैरह कारक हो जाते हैं। शनि की दृष्टि कहीं से भी सूर्य के ऊपर पड़ना ये अच्छा नहीं माना जाता। पिता के साथ कई बार ये संबंधों को खराब कर देता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपका दसम भाव बलवान है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर, तो पिता के साथ संबंधों को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करें। आत्मविश्वास को गिरने ना दे कहीं भी और कभी भी। और हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी कई बार ये दे देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिए। शनि की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, बहुत शुभ दृष्टि है ये जो दृष्टि पड़ेगी शनि के छठे भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको शत्रुओं से बचाएंगे, रोग से मुक्ति देंगे
और ऋण वगैरह भी लिया है तो उससे भी आपका छुटकारा पाने में शनिदेव मदद करेंगे। तो यहाँ पर शनि भी आपके लिए बढ़िया है और जो राशि परिवर्तन हो रहा है गुरु और शनि के बीच में वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और एक बात और बता दूं आपको कि कहीं से भी कोई आपको ये कह दे कि कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष है तो आप ये बात मत मानिएगा। आंशिक वांशिक कुछ नहीं होता है, इस कुंडली में कोई कालसर्प दोष नहीं है। कई बार मैंने सुना है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं, एक पंडित जी ने बोला कि सारे ग्रह राहु केतु के मध्य है, सिर्फ शनि बाहर है, यानी कि एक ग्रह बाहर है तो कुंडली में फिर भी जो है कालसर्प दोष बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई कालसर्प दोष आपकी कुंडली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए, दशाओं के ऊपर चलते हैं। अभी आपको देखा जाए शनि की ही महादशा चल रही है जो कि 13 जनवरी 2030 तक रहने वाली है। शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए, शनि मारक ग्रह जरूर है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, मेहनत भाव को देख रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, मेहनत भाव को देख रहा है। शनि आपको चाहता है कि आप खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें और तब आपको ये शनि पूर्ण रूप से भाग्य का सुख देगा, भाग्य संबंधित लाभ दे देगा। तो ये समय है मेहनत करने का, अथक परिश्रम करने का। शनि आपका खराब कहीं से भी नहीं है। शनि के अंदर शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो कि 4 जनवरी 2021 तक चलेगी। ये समय थोड़ा सा आपको पढ़ाई से डेविएट कर सकता है, उसका ध्यान रखिए। हाँ, जब शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा आएगी उस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखने की कोशिश करिए। तो ये समय थोड़ा सा मेहनत के साथ चलने वाला है, मेहनत के साथ चलेंगे, बहुत लाभ मिलेगा, भाग्य वगैरह से आपको पूर्ण सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, कब तक बनने के योग है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या आईएएस ऑफिसर बनने के योग है कि नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, चंद्रमा भी बढ़िया है, गुरु की नीचता भी भंग हुई है। मेरा ऐसा मानना है, मेहनत करते हैं आईएएस बन सकते हैं आप, सिविल सर्विसेज वगैरह में आप अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ परेशानी जरूर है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। उन परेशानियों को थोड़ा दूर कर लेंगे, लाभ में कई गुना वृद्धि देखने को मिल जाएगी। कब तक बनने के योग है तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं 2022 से जो समय है आपका वो बेहतर होता चला जाएगा। 2022 जनवरी से ही आपका समय थोड़ा बेहतर होता चला जाएगा और आने वाले समय में खास करके जुलाई 2023 से लेकर के आप अगस्त 2024 के बीच में वो जो एक वर्ष का समय होगा वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उस दौरान हो सकता है तो आप कुछ बहुत ही अच्छा करें, हो सकता है उसी दौरान आपको कंपटीशन में सफलता मिल जाए। उसके बाद भी योग बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद योग नहीं बने हुए हैं, योग बने हुए हैं, आप परिश्रम करते रहें। इसके बाद आपने पूछा है वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। विवाह थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, गुरु वहां पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं, भावनाश भी कर रहे हैं, तो भावनाश निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी आपको देंगे। पत्नी के आने के बाद भाग्य भी आपका जागृत होगा, मतलब ज्यादा साथ देगा, ये भी मैंने आपको बोला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुंडली मिलान आप जरूर करेंगे। इसके बाद आपने पूछा लव मैरिज अथवा अरेंज मैरिज किसके योग है। निश्चित रूप से मैंने बताया था कि लव मैरिज के योग कई गुना ज्यादा है अरेंज मैरिज की कंपैरेटिव। विदेश यात्रा के योग बहुत ज्यादा है, आराम से आप जा सकते हैं, विदेश घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी आगे, धन लाभ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जीवन में खूब सारा धन आप कमाने वाले होंगे, शुक्र आपको बहुत धन देने वाले हैं, सूर्य भी आपके धन में कमी नहीं करेंगे, राहु भी आपको धन देने वाला होगा। लेकिन धन को संभालना सीखना है आपको, वेस्ट ना करें, धन की सेविंग्स बहुत ध्यान से करें, सोच समझ करके करें। धन यदि आए तो उसे खर्च ना करते हुए चले जाएं, तो सेविंग्स का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर होती चली जाएगी। और सेविंग्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी जरूर होगी। वैसे आपका चंद्रमा अच्छा है और बुद्ध भी आपका अच्छा है, मुझे लगता है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप समझदार हैं, निश्चित रूप से आपको जो मैं सलाह दे रहा हूं आप उसका पालन करेंगे। करियर के बारे में आपने पूछा, करियर कैसा रहेगा, अति उत्तम। क्यों कहा, क्योंकि मंगल आपका बलवान है, मंगल बलवान है, जबरदस्त स्थिति है यहाँ पर मंगल की। और जो उपाय देने वाला हूं तो जो भी दो चार परेशानियां हैं कुंडली की वो भी स्वतः ही दूर हो जाएंगी, आप बस मेहनत करिए, बहुत बढ़िया करियर है आपका। और उपाय के बारे में आपने पूछा, बिल्कुल मैं आपको आखिरी में उपाय दूंगा। नवमांश कुंडली पर चलते हैं, उससे भी पहले एक बात बता दो कि आपको फिलहाल शनि की ढैया चल रही है, आप जो है वो तुला राशि के जातक हैं और तुला राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई है, तो थोड़ी सी मानसिक परेशानी रह सकती है, हो सकता है कि आपके कार्य थोड़े से विलंबित हो, तो कहीं ना कहीं परिश्रम करते रहिए, आपके सभी कार्य देर सवेर जरूर बनेंगे और आने वाला समय बेहतर ही होता चला जाएगा। सीधे नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं। नवमांश कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाकर के त्रिकोण भाव में ही बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। सूर्य गुरु
बेहतर स्थिति में है, सूर्य भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, आपका मंगल भी ठीक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, शुक्र भी अच्छा है, ज्यादातर ग्रह अच्छे नजर आ रहे हैं आपके नवमांश कुंडली में। सिवाय जो है वहां पर राहु और केतु, वो बैठे तो द्वितीय भाव और अष्टम भाव में ही है, लेकिन नीच की राशि में, यानी कि राहु केतु वहां पर और ज्यादा डैमेज्ड नजर आ रहे हैं। और यहां पर भी आपका कोई राहु बहुत अच्छा नहीं है, मैंने आपको बताया है। सूर्य की राशि में राहु कोई बहुत जबरदस्त परिणाम नहीं देते हैं, और सूर्य भी कोई बहुत जबरदस्त स्थिति में नहीं है यहाँ। तो राहु थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकते हैं, खास करके धन रिलेटेड चीजों में। तो आपको और ज्यादा समझदारी बरतनी है, और ज्यादा सावधानी बरतनी है धन संबंधित मामलों को लेकर के। धन आप कमाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, संभालना जानिए उसको। धन को सेव करना सीखना चाहिए आप। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। मोती रत्न करीब 7.25 रत्ती का मोती दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार की शाम को संध्या काल को इसे धारण करना है। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें, जबरदस्त लाभ मिलेगा। हर गुरुवार किसी भी मंदिर जाएं, यदि समय निकाल करके आप किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता की मूर्ति है वहां, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मंदिर चले जाइए, आपको बहुत ज्यादा लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ उपाय हैं आपके लिए। इन्हीं कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कुछ और जोड़ना चाहें, कुछ और करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने गले में एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा, जबरदस्त लाभ में वृद्धि हो जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।